ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पूर्वांचल न्यूज में। बस्ती पुलिस ने नदी में बोरे से महिला की लाश मिलने का खुलासा किया है। 25 वर्षीय शोभा देवी का कसूर बस इतना था कि वो अनपढ़ थी, जिसके चलते उसके पति ने बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। शादी के बाद से ही पत्नी से नाखुश रहने वाला पति श्री शंकर ने कई बार उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन शोभावती पति के साथ ससुराल में रहना चाहती थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए पति शंकर ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 सितंबर को भोर में ही पैर से लेकर गले व अन्य स्थानों पर वार कर श्री शंकर ने शोभावती की हत्या कर दी। हत्या की जानकारी उसके चचेरे भाई उमाशंकर यादव व चचेरी सास प्रेमशीला को थी। इन दोनों की मदद से शव को नदी में फेंक दिया गया था। पति और उसके चचेरे भाई उमाशंकर, इन दोनों लोगों ने बोरी में डेड बॉडी को डाला और मोटरसाइकिल से जाके उसको नदी में फेंक दिया और आगे बहती हुई वो लाश वाल्टरगंज में बरामद हुई है। अभी तक जो मृतका है उसके पति को गिरफ्तार किया गया है और उसकी जो चचेरी माँ है, जो घटना की जिसको जानकारी थी, वो भी गिरफ्तार की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इसे सब कहेला कि तुम्हारे लड़के मार डाली, ये जानकारी मांगा है। मंगलवार को बाल्टरगंज थाना क्षेत्र के कृपालपुर के पास नदी में बोरे में शोभावती का शव बरामद हुआ। मायके पक्ष ने शव के शिनाख्त की। भाई की तहरीर पर श्री शंकर के साथ ही शव छिपाने की मदद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया है। बस्ती से राजीव की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां गुगली थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी प्रेमिका को खंबे में बांधने के बाद मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घटना 2 सितंबर की बताई जा रही है। बिजली के खंबे से बांधकर नाबालिग जोड़े की पिटाई का यह मामला बुधवार को वायरल होने के बाद गुगली पुलिस एक्शन में आई। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के खिलाफ और जज बने ग्रामीणों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक युगल है, उसके साथ अभद्रता की जा रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। पुलिस की द्वारा इसमें संज्ञान में लेके जो युगल है उनके घर वालों से वार्ता की गई। तो इसमें इस पूरी घटना के लिए कुल मिलाकर 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए। पुलिस के द्वारा इसमें एक और मुकदमा पंजीकृत किया गया। कुल मिलाकर 3 मुकदमे इसमें पंजीकृत कराए गए हैं। मारपीट करने वाले जो लोग हैं उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रेमी लड़का अपनी नाबालिग प्रेमिका से 2 सितंबर की रात में मिलने गया था, लेकिन दोनों को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई भी कर दी। डायल 112 पर मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मुक्त कराई। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रयागराज रेंज के अलग अलग जिले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ आई भ्रष्टाचार की शिकायतों को आईजी रेंज केपी सिंह ने दर्जनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जिले में कांस्टेबल भर्ती 2018 के मेडिकल परीक्षा में रिश्वत लेने के आरोप में एक बिचौली और पीटीआई के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं कर्नलगंज थाने से जुड़े एक अन्य मामले में क्राइम ब्रांच में पूर्व में तैनात रहे 2 कांस्टेबलों की एक युवक के अपहरण में संलिप्तता उजागर होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसमें ये प्रकाश में आया कि एक यहाँ पे पीटीआई थे, उन्होंने डॉक्टरों पास कराने के नाम पे, मेडिकल में पास कराने के नाम पे एक लड़के का फ्लैट फूट था, तो उनसे बातचीत करके मध्यस्थ के माध्यम से 40,000 रुपये अपने अकाउंट में पेटीएम के माध्यम से लड़के से लिया। और इस मामले में जब जांच की गई तो उनके अकाउंट में पैसा आया हुआ था 40,000, तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस के पीटीआई थे जनपद प्रयागराज में। साथ साथ जिस बिचौलिए ने कार्य किया था उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो 2 लोगों को करप्शन एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। आज उनका रिमांड बन रहा है। प्रयागराज रेंज के चारों जिलों में अपराधियों के साथ ही अब पुलिस विभाग अपने घर की भी सफाई करने में लगा है, जिसके तहत भ्रष्टाचार की जो भी शिकायतें मिल रही हैं उन पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मादक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व एसटीएफ ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 कुंतल 38 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 67 लाख रुपए है। वहीं तस्करों के कब्जे से एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो और एक बाइक भी बरामद की गई है। खबर आजमगढ़ से है, जहां अतरौलिया में युवा व्यापारी की दुकान में ही फंदे से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है, वहीं कुछ लोगों से विवाद की बात भी सामने आई है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा ग्राम निवासी 26 वर्षीय सूरज अग्रहरी की लोहरा गांव में आवासीय मकान है। देर रात तक जब सूरज अपने घर भोजन करने नहीं पहुंचा तो उसका भाई नीरज अग्रहरी उसे खाना खाने को बुलाने दुकान पर गया। दुकान का शटर गिरा हुआ था। नीरज दुकान का शटर खोलकर अंदर गया तो दूसरी मंजिल पर सूरज पंखे के सहारे लटका हुआ था। उससे हम लोगों ने बोला कि थोड़ा देखो सूरज क्या कर रहा, सो रहा है या कुछ कर रहा। जब उसने देखा तो सूरज जो है पंखे से लटका हुआ था। तो क्या नाम है उनका, बंगाली का लड़का और मेरा छोटा भाई नीरज, ये दोनों लोग गए दरवाज़ा तोड़ के उसको मतलब ऊपर से नीचे लेके आए हैं। नीचे लेके आए उसके बाद हम लोगों ने जो है PGI हॉस्पिटल में सोसैया में लेके गए। वहाँ मतलब डॉक्टरों ने जो है कि बताया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बाकी जो चीज सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। आनन फानन में उसने इसकी सूचना पास पड़ोस के लोगों को दी। सूरज को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। गड्ढा मुक्त सड़कें, स्मार्ट सिटी प्लान, ड्रेनेज सिस्टम, इनको लेकर सरकार लगातार बेहतरीन दावे पेश कर रही है, लेकिन धरातल पर ठीक इसके उलट है। आजमगढ़ में थोड़ी देर की बारिश शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों को ऐसा जलमग्न कर देती है कि आना जाना ही नहीं, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय की शहर में तमाम कॉलोनियां बस गई हैं और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण व नगर पालिका जन सुविधा को लेकर तमाम प्रयास करने का दावा करती है, लेकिन शहर की ज्यादातर आबादी थोड़ी देर की बारिश के बाद ऐसी सड़कों के बीच घिर जाती है जो समंदर का रूप ले लेती हैं। कहने को तो गर्मी के पहले से ही ऐसी दुर्गति से बचने के लिए नाली नालों की सफाई करने की बात कही गई थी। कोरोना महामारी के चलते फुल लॉकडाउन के बाद सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान विशेष अभियान चल रहा था, लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता दिखाई दे रहा है। पहली बात तो नाले की सही सफाई नहीं हो पा रही है और उससे पानी पूरे रोड पे, यहाँ तक कि किसी के बहुत तो घरों में घुस जा रहे थे। लोग अपना अपना घर ऊंचा भी किए। जल जमाव को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का रटा रटाया जवाब है कि नाले नालियों की सफाई प्रतिदिन होती है। अगर बारिश होती है, जल जमाव होता है तो 10 से 15 मिनट के बाद पानी निकल जाता है। पालिका द्वारा समस्त नाला नालियों में सफाई करा दिया गया है। अत्यधिक बरसात में कहीं पानी का जल जमाव हो जाता है, वह पानी बंद होने के बाद 10-15 मिनट के अंदर जो है निकल जाता है। बारिश के मौसम में जल जमाव भले ही आम समस्या दिखाई देती है, लेकिन सरकार के दावों का क्या और उन बजट पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर विकास किस काम का है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ में आए दिन दबंगई मारपीट करने वाले 4 मनबड़ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दबंग लड़कों ने कुत्ते के भौंकने की मामूली बात को लेकर उसको टहला रहे एक अन्य लड़के पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर कुछ लड़के एक गैंग बनाकर आए दिन मारपीट और दबंगई करते रहते हैं। कई बार पुलिस की मामूली कार्रवाई हुई, लेकिन इससे उनके मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी का परिणाम रहा कि इन दबंगों ने अपने घर के पास कुत्ते को टहला रहे एक अन्य लड़के पर कुत्ते की भौंकने की बात को लेकर फायरिंग कर दी। बीच शहर में यह घटना को लेकर पुलिस ने भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कई घंटों की छापेमारी के बाद चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था तो वहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े हुए थे और उनके द्वारा इसके ऊपर फायरिंग किया गया और तत्काल इसमें कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पर पहुंचे
मुकदमा कायम किया गया। इन 4 लड़कों की पहचान की गई और चारों को रात्रि में अरेस्ट किया गया। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रहे घटनाओं पर लिखित कार्रवाई कहीं न कहीं दबंग के ऊपर लगाम लगाने का काम जरूर करेगी। कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए 5 दिनों तक चले सीरो सर्वे में गोरखपुर जिले के 1408 लोगों ने नमूने दिए। नमूनों का संकलन करने के लिए 10 टीमें अलग अलग इलाके में लगाई गई थी। संकलित किए गए नमूनों में से कोरोना के साथ ही हेपेटाइटिस बी और सी का भी पता लगाया जाएगा। नमूने केजीएमयू लखनऊ भेज दिए गए हैं। सीरो सर्वे में लगी प्रत्येक टीम में 32 नमूने लिए गए। कुल 1408 नमूने लेकर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजा गया है। इन नमूनों की पूल टेस्टिंग की जाएगी। यह सर्वे शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में किया जा रहा है। दोनों जगहों से नमूने लिए गए हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। बहुत से लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं। एंटीबॉडीज से समुदाय में इन बीमारियों का प्रसार दर के बारे में पता चल सकेगा। साथ ही कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की भी जानकारी हो सकेगी। उसमें 2-3 चीज़ों के लिए जांच होगी। एक तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की जांच होगी उन सैंपल्स में। उससे ये पता लगेगा कि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित कितने लोग कम्युनिटी में मिलेंगे। दूसरा, उसमें एंटीबॉडी टेस्टिंग होगी कोरोना को लेके कि ज़्यादातर वो लोग वैसे थे जिनमें संक्रमण एक्टिव नहीं है या वो पहले संक्रमित नहीं हुए थे, उनको हम लोगों ने लिया था। तो उसमें ये पता लगेगा कि कम्युनिटी में कितने लोगों में एंटीबॉडी बना है। अगर एंटीबॉडी बना है तो उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको हल्का इन्फेक्शन हुआ और बिना इनको किसी सिम्टम के ही ख़त्म हो गया। इसीलिए कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है। सर्वे से यह पता लगाया जाएगा कि कितनी आबादी कोरोना से संक्रमित हुई है। कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों में कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में एंड्रॉइड मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर के अभाव में 5 महीने से ऑनलाइन शिक्षा से महरूम बेसिक स्कूलों के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के नजरिए से अब बेसिक शिक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। ऑनलाइन शिक्षा के तहत कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। दरअसल गोरखपुर जिले में ही करीब 2.5 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके हैं। बमुश्किल 50,000 विद्यार्थियों को ही ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा जा सका है, जिसके कारण 20 सितंबर के बाद प्रसारण शुरू होने की उम्मीद है। बच्चों को अब टीवी के माध्यम से उनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो उनके पास ये समस्या आती है कि एंड्रॉइड फोन नहीं है इस तरह से। तो अब विभाग ने टीवी पे अपने हमारे जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका और एक बना करके वीडियो बना करके डाल रहा है और वो चला रहा है, जिससे कि बच्चे समूह में हो या हर घर में टीवी है लगभग मान के चला जा रहा है तो उसमें जाकर के बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। मार्च में स्कूल बंद होने के बाद से शिक्षा विभाग ने कक्षाओं को ऑनलाइन किया और बच्चों को घर पर रहकर पढ़ाने के लिए ऑडियो और वीडियो बनाए। ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए दीक्षा ऐप और व्हाट्सएप का सहारा लिया गया। गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार जिले में 400 का आंकड़ा पार हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 420 नए मरीज मिले, साथ ही 6 मरीजों की मौत भी हो गई। संक्रमितों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 2, निजी अस्पताल के 2 और सीएससी का 1 डॉक्टर समेत कमिश्नर कार्यालय के कर्मी, जिला जेल, अस्थायी जेल और एमएमएमयू के कई कर्मी शामिल हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंच गया है। इसके बढ़ने का कारण है, एक तो हम उन सारे एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, खास करके जो कंटेनमेंट जोन के हैं, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं, जो आईएलआई सारी के केसेस हैं और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं किसी भी तरह से, बुखार से, खांसी, जुकाम से या सांस फूल रही है, उनको उनका टेस्ट अवश्य करा रहे हैं। और उनके हमारी पेरिफेरल टीम जो है, निगरानी समितियां हैं, सर्वेलेंस टीम है, उनके द्वारा चिन्हित सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, इसलिए उनमें पॉजिटिव आने की संभावना भी बढ़ जाती है।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संक्रमण के मामले रुक नहीं रहे हैं। एक बार फिर से बीआरडी के 2 और डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर और सीएससी का 1 डॉक्टर संक्रमित पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को पूरा करने के लिए कोरोना काल में शिक्षा विभाग गोरखपुर ने आज से एक मुहिम की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षक और अधिकारी एक साथ पूरे विद्यालय और जिले के समस्त अधिकारी बैठकर कर सकेंगे। इसके साथ ही यूट्यूब का प्रयोग करने वाला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। शासन की जो नीतियां हैं, विभाग की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो चल रहा है इस समय पठन पाठन संबंधित जो सीढ़ियां आ रही हैं, उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए, हर गार्जियन तक पहुंचाने के लिए नई इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और जिससे कि हर लोगों तक, गार्जियन तक, बच्चों तक ये पहुंचे और उसका उपयोग हो। हमारे टीचर्स जो नए अपने कार्य कर रहे हैं वह भी इसमें डालें जिसे कि देखा जा सके। इसके लिए प्रारंभिक आज शुभारंभ हो गया है और इसको गति देने के लिए हम और प्रयासशील हैं। इस कामयाबी के साथ ही अब अधिकारी गोरखपुर जिले को प्रेरक जिला बनाने की मुहिम में लग गए हैं। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 80 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जो 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिनका रिजर्वेशन आज से शुरू हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह सुविधा दी है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसमें से 7 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से या तो आरंभ हो रही हैं या फिर यहां पर समाप्त हो रही हैं, और 6 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर जा रही हैं। इन सभी गाड़ियों का रिजर्वेशन आज 10 सितंबर से शुरू हो गया है। इन सारे ट्रेनों की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा। सफर या वंदे भारत या और भी बहुत सारी ट्रेनें जो चालू होने वाली हैं, जिससे जो बाकी यात्री नहीं जा पा रहे थे वो भी अब जा पाएंगे। पहले ये था कि ट्रेनें कम पड़ती थी गोरखपुर रूट के लिए भी, उसमें भी बढ़ाया गया है। और अभी जहाँ तक देखा जाए सेफ्टी के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन कर रहे हैं। 10 तारीख से जो अब रिजर्वेशन काउंटर अब खोला जा रहा है, लोगों को अब सुविधा दी जा रही है, तो इसके हिसाब से देखा जाए ये बहुत सही इनिशिएटिव है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि अब उन लोगों को कम से कम चांस मिल जाएगा कि भाई वो लोग अपना काउंटर पर आकर अपना टिकट वगैरह करा कर अपना जा सकते हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। जिन यात्रियों का रिजर्वेशन कंफर्म है वही यात्री ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। स्टेशन पर भी उन्हीं यात्रियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास यात्रा करने का टिकट मौजूद होगा। बाकी लोगों की एंट्री स्टेशन परिसर के अंदर बंद है। यात्रा करने वाले यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को भी रखना अनिवार्य होगा। रिजर्वेशन इन ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जहां तक कोविड को लेकर आपका सवाल है, तो ये सभी गाड़ियां आरक्षित रखी गई हैं। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन पर परमिशन दी जाएगी अंदर जाने की। साथ ही साथ जो पहले कोविड के नॉर्म्स ऑलरेडी बताए गए हैं और समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इशू किए जाते हैं, उनका पालन करना होगा। जैसे कि सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। अगर यात्री एसी में ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास अपने खुद के चादर और कंबल मौजूद होने चाहिए। फिलहाल खाने पीने के सामान स्टेशन पर यात्रियों को आसानी से रेलवे मुहैया करा रही है। उत्तर भारत में पुत्रों की रक्षा और लंबी आयु की कामना को लेकर छठ व्रत की तरह ही जीवित पुत्रिका व्रत भी महिलाएं करती हैं। इस पर्व को लेकर पहली बार बाजारों में चहल पहल दिखी। गर्भ में मृत्यु के बाद जीवन पाने से बालक को जीवित पुत्रिका कहा गया। माताएं इस व्रत को अपने जीवन की रक्षा के लिए रखती हैं, जिसको लेकर कोरोना काल में पहली बार बाजार में रौनक दिख रही है। पहली त्योहार है जिसमें थोड़ा सा चहल पहल दिखाई दे रहे हैं। अब ईश्वर से यही कामना है कि भाई आगे इसी तरह बनी रही और सबकी जो अर्थव्यवस्था डैमेज हुए थे सही हो जाएं। लॉकडाउन खुलने की वजह से जीवित पुत्रिका व्रत में और बाजार में लोगों काफ़ी भीड़ दिखाई कल दी, आज भी है और बहुत उत्साह से लोग मना रहे हैं।
कोरोना के कहर के चलते बाजार बंद थे, जिसके चलते कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, ईद जैसे त्योहार फीके रहे। लेकिन लॉकडाउन के बाद मिले छूट के बाद पहली बार जूतिया का पावन पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों की रौनक से चूड़ा दही, सब्जी, श्रृंगार प्रसाधन व पूजा सामग्री को बेचने वाले उत्साहित तो है ही, साथ ही साथ व्रती भी इस बात से बहुत ही खुश हैं कि वे अपने त्योहार को बिना रोक टोक के मना पा रहे हैं। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। राम मंदिर के खजाने पर जालसाजों ने हाथ साफ कर लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा चंदे के लाखों रुपए जाली चेक के जरिए निकाल लिए गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से लाखों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी ट्रस्ट को तब मिली जब यह कोशिश तीसरी बार बड़ी रकम निकालने के लिए की गई। जानकारी मिलते ही ट्रस्ट की ओर से अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है, तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहां से मामला खुल गया। बैंक ने बहुत त्वरित गति से काम किया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया, तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं और उसमें से 4 लाख रुपया निकल गया, 2 लाख बचा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री संपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। इस संबंध में एफआईआर अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्लोन चेक के माध्यम से लखनऊ के एक बैंक से 1 सितंबर को 2.5 लाख, फिर 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए निकाले गए थे और तीसरी बार जब एक बड़ी राशि निकाली जा रही थी, तब वेरिफिकेशन के लिए ट्रस्ट को फोन करने पर इसका खुलासा हुआ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन ही हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।